बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो लास्ट लेक्चर में हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात की थी कि ग्रेविटेशनल फील्ड में पार्टिकल की पोजीशन की वजह से उसके पास जो एनर्जी होती है उसे हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। और उसका हमने फार्मूला भी डिस्कस किया था कि पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है mgh, जहाँ m हमारे पास उस पार्टिकल का मैस होता है, g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है और h उस पार्टिकल की हाइट होती है रेफरेंस पॉइंट से। और मैंने आपको बताया था कि रेफरेंस पॉइंट की जो सिलेक्शन है वो रैंडम होती है, यानी हमारी मर्जी है, हम किसी भी पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट या ज़ीरो पॉइंट मान सकते हैं। रेफरेंस पॉइंट को ज़ीरो पॉइंट भी बोला जाता है। और मैंने आपको दो पॉइंट्स बताए थे कि मोस्टली रेफरेंस पॉइंट अर्थ की सरफेस या इन्फिनिटी वाले पॉइंट को लिया जाता है। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि इन्फिनिटी वाला पॉइंट है कौन सा और उसको क्यों हम रेफरेंस पॉइंट मान सकते हैं। तो टॉपिक में पहले हम एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करते हैं। एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट ए सर्टेन पोजीशन, यानी ग्रेविटेशनल फील्ड में किसी भी पॉइंट पर अगर पार्टिकल की एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करना है तो वो क्या होगी। इज वर्क डन, वो वाला वर्क होगा जो ग्रेविटेशनल फोर्स करेगी। किस लिए? इन डिस्प्लेसिंग द पार्टिकल, डिस्प्लेस मतलब उस पार्टिकल की पोजीशन को चेंज करवाने में। इन डिस्प्लेसिंग द पार्टिकल फ्रॉम डेट पॉइंट, डेट पॉइंट मतलब वो वाला पॉइंट जहां पर आपने ऑब्जेक्ट की एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। डेट पॉइंट टू इन्फिनिटी, यानी फर्ज करें अगर आप ग्रेविटेशनल फील्ड में पॉइंट 1 की एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, आप वो वाला वर्क डन फाइंड करेंगे जो ग्रेविटेशनल फोर्स करेगी। किस लिए? उस पार्टिकल को डिस्प्लेस करने के लिए। कहाँ से कहाँ तक? फ्रॉम डेट पॉइंट, यानी फ्रॉम वन पॉइंट टू पॉइंट एट इन्फिनिटी, यानी 1 से लेकर इन्फिनिटी तक पार्टिकल को ले जाने में ग्रेविटेशनल फोर्स जितना वर्क करेगी वो हमारे पास उस पॉइंट 1 की एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। अगर पॉइंट 2 पर एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पता करनी है तो फिर पॉइंट 2 से लेकर इन्फिनिटी तक जाने में जितना ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करेगी वो पॉइंट 2 पर पार्टिकल की एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो इसमें सबसे पहले हम इस इन्फिनिटी को डिस्कस करते हैं कि यहाँ इन्फिनिटी से क्या मुराद है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, इन्फिनिटी वो वाला पॉइंट है जो ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर होता है। यानी फर्ज करें अगर हमारे पास अर्थ के अराउंड ग्रेविटेशनल फील्ड इतने एरिया में है तो इस फील्ड से बाहर ये एक पॉइंट है जो कि अर्थ की पहुंच से बाहर है, ग्रेविटेशनल फील्ड से ये पॉइंट बाहर है, इस पॉइंट को हम इन्फिनिटी बोलते हैं। तो वो वाला पॉइंट जहां पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 0 हो जाए, यानी अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर जो पॉइंट है जहां फोर्स ऑफ ग्रेविटी नहीं है उसे हम इन्फिनिटी मानते हैं। और इसी इन्फिनिटी पॉइंट को हम रेफरेंस लेते हैं। और मैंने आपको बताया था रेफरेंस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी को 0 कंसीडर किया जाता है। तो इसी टॉपिक के एंड पर आपको इस बात का आंसर मिल जाएगा कि इन्फिनिटी वाला जो पॉइंट है उसकी पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल फील्ड के लिहाज से 0 होती है, इसीलिए हम इन्फिनिटी वाले पॉइंट को रेफरेंस मान सकते हैं। तो हमने वर्क डन निकालना है पार्टिकल को पॉइंट 1 से पॉइंट n तक लेके जाने के लिए। ये हमारे पास अर्थ है, ये अर्थ का सेंटर है, सेंटर से लेके यहां तक ये हमारे पास अर्थ का रेडियस है और ये अर्थ की सरफेस है। हमने पॉइंट 1 से n तक पार्टिकल को लेके जाना है और मैं यहां पे सपोज कर लेता हूं कि ये पॉइंट n जो है हमारे पास ये एट इन्फिनिटी है, यानी ये ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर है। तो पॉइंट 1 से
n तक वाला हमने वर्क डन फाइंड करना है। पॉइंट 1 का अर्थ के सेंटर से जो डिस्टेंस है उसको मैंने r1 से रिप्रेजेंट किया है। पॉइंट 2 का अर्थ के सेंटर से जो डिस्टेंस है उसको r2 से रिप्रेजेंट किया है। इसके बाद हम दोबारा से इस फिगर को डिस्कस करेंगे। तो अगर हम पॉइंट 1 से n तक जाने के लिए यानी इन्फिनिटी तक जाने के लिए पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी पता करना चाहते हैं या पता करना चाहते हैं कि उस पर कितना वर्क डन हुआ, तो स्टूडेंट्स हमने ये दो फार्मूलाज पढ़े थे। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होती है mgh के और वर्क डन का फार्मूला होता है F.D। तो हम ये वाले फार्मूला जो हैं इनको क्यों अप्लाई नहीं कर सकते? तो स्टूडेंट्स यहाँ पे m हमारे पास पार्टिकल का मैस है, g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है और g कांस्टेंट नहीं रहता जैसे जैसे आप अर्थ की सरफेस से दूर जाते जाते हैं। तो g जो है वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, चेंज होता जाएगा। लिहाजा हम इस फार्मूला को यूज करके पॉइंट 1 से n तक जाने के लिए यानी 1 से इन्फिनिटी तक जाने के लिए वर्क डन या पोटेंशियल एनर्जी नहीं निकाल सकते। उसकी रीजन ये है कि 1 से इन्फिनिटी तक जाते हुए ये g जो है ये चेंज होता रहेगा। तो हम इस फार्मूला को यूज करके पोटेंशियल एनर्जी नहीं निकाल सकते। अगर इस वाले फार्मूला की बात करें तो फोर्स हमारे पास यहाँ पे होगी G(m(m)/r²। ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। m हमारे पास मैस ऑफ अर्थ है और स्मॉल m उस ऑब्जेक्ट का मैस है जिसको हम पॉइंट 1 से इन्फिनिटी तक लेके जा रहे हैं। तो r क्या है? r उस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा अर्थ के सेंटर से। तो ये मैंने इसको लिखा फोर्स की मैग्नीट्यूड, उसकी जगह G(m(m)/r² आ गया। डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड को d लिख दिया और साथ में आ जाएगा cos थीटा। ये मैंने F.D का फार्मूला लिख दिया है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम गौर करें तो जो हमारे पास ये फोर्स है, ये फोर्स G(m(m)/r² है, ये फोर्स r² के इन्वर्सली रिलेटेड है। यानी अगर आप अर्थ से दूर जाएंगे तो अर्थ से दूर जाने की वजह से इस r की वैल्यू इंक्रीज करेगी, यानी अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस जो है वो बढ़ता जाएगा। और ये रिलेशन कह रहा है अगर r बढ़ता जाएगा तो हमारे पास जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो कम होती जाएगी। यानी हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम अर्थ के सेंटर से दूर जाएंगे तो r की वैल्यू बढ़ेगी, r की वैल्यू इंक्रीज होने से फोर्स की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, यानी कि फोर्स वेरिएबल फोर्स बन जाएगी। लिहाजा हम ये वाला फार्मूला भी हम वर्क डन निकालने के लिए, कौन सा वर्क डन? जो हम 1 से इन्फिनिटी तक ले जाने के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स पार्टिकल पर करेगी, वो हम इससे भी फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि फोर्स जो है वो वेरिएबल है। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स में मैंने आपको ये बताया था कि अगर कर्व्ड पाथ हो या फोर्स वेरिएबल हो तो हम पाथ के छोटे छोटे पैचेस बना लेते हैं और इतने छोटे पैचेस बनाते हैं कि हर पैच में फोर्स जो है वो तकरीबन कांस्टेंट रहे। तो हम पॉइंट 1 से लेकर इन्फिनिटी तक यानी n तक पूरे पाथ के छोटे छोटे पैचेस बना लेंगे। तो पहला पैच हमारे पास आएगा 1 से 2 तक, अगला पैच आएगा 2 से 3 तक, उससे अगला पैच होगा 3 से 4 तक। इस तरह हम पूरे पाथ को छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड कर लेंगे। तो मैंने लिखा है कि ये वाले दोनों फार्मूला जो हैं ये एप्लीकेबल नहीं है, कि इसलिए लॉन्ग रेंज के लिए। हाँ, अगर आप उस एरिया में रहते हैं जहां मूव करने से फोर्स ऑफ ग्रेविटी चेंज नहीं होती तो फिर हम ये फार्मूलाज अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन चूंकि हमने 1 से इन्फिनिटी तक जाना है तो फोर्स वेरिएबल हो जाएगी, लिहाजा हम ये वाले फार्मूला जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते। इसके लिए हमने क्या किया, हम पूरे पाथ को छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड कर देंगे और पैचेस को इतना छोटा रखेंगे कि हर पैच में हमारे पास जो फोर्स है वो तकरीबन कांस्टेंट रहे, यानी उसमें वेरिएशन ना आए। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, हम पॉइंट 1 से लेकर 2 तक का वर्क निकालेंगे जो ग्रेविटेशनल फोर्स ने किया होगा, फिर 2 से 3 तक पार्टिकल पर ग्रेविटेशनल फोर्स ने जितना वर्क किया होगा वो निकालेंगे, फिर 3 से 4 तक जितना वर्क किया होगा वो निकालेंगे। यानी हम तमाम पैचेस के लिए अलहदा अलहदा वर्क निकाल के उसको एडअप कर दे तो हमें पॉइंट 1 से इन्फिनिटी तक जाने में पार्टिकल पर ग्रेविटेशनल फोर्स जितना टोटल वर्क करेगी वो मिल जाएगा।
और वही वर्क डन हमारे पास क्या होगा, वही वर्क डन हमारे पास 0.1 पर पार्टिकल की एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम इंडिविजुअली हर पैच के लिए वर्क डन निकाल लेते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया था कि 0.1 का अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस r1 है, 0.2 का डिस्टेंस r2 है। तो अगर 0.1 और 2 के दरमियान में डिस्टेंस कितना है ये मैं पूछ लूँ आपसे, तो वो कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक टोटल डिस्टेंस है r2, उसमें से ये डिस्टेंस अगर हम माइनस कर दें तो हमें ये वाला डिस्टेंस मिल जाएगा 1 से 2 तक, उसको मैंने डेल्टा आर के साथ रिप्रेजेंट किया है। इसके बाद हमारे पास अगर हमने वर्क डन निकालना है 1 से 2 तक कि ग्रेविटेशनल फोर्स ने 1 से 2 तक पार्टिकल को ले जाने में कितना वर्क किया, तो वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा फोर्स डेट इज GMM ओवर आर स्क्वायर। और यहाँ हमारे पास आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट की यहाँ पे हमारे पास मैग्नीट्यूड आएगी। तो चूंकि 1 और 2 के दरमियान जो डिस्प्लेसमेंट है वो डेल्टा आर है, लिहाजा मैं डी की जगह पे यहाँ पर डेल्टा आर लिख सकता हूँ। और साथ में मेरे पास है कॉज ऑफ थीटा। थीटा स्टूडेंट्स आपको पता है एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट होता है। तो यहाँ पार्टिकल 1 से 2 तक के पैच की अगर बात करें तो पार्टिकल ऊपर को जा रहा है और फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे को लग रही है, यानी डिस्प्लेसमेंट ऊपर को है और फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे को है, लिहाजा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो एंगल है वो 180 डिग्री हो जाएगा। कॉज 180 -1 होता है, उस माइनस को हमने बाहर निकाल लिया तो हमारे पास आ जाएगा GMM ओवर आर स्क्वायर और साथ में ये डेल्टा आर आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स ये आर ही तो डिस्टेंस है जिसके चेंज होने से फोर्स वेरिएबल बन रही थी, तो हम इस आर को R1 और R2 की टर्म्स में एक्सप्लेन कर लेते हैं या ड्राइव कर लेते हैं। तो मेरे पास जो डेल्टा आर है वो किसके इक्वल होगा, अभी आपको बताया R2 में से अगर हम R1 को माइनस कर दें तो हमें डेल्टा आर मिल जाएगा, लिहाजा हम लिख सकते हैं डेल्टा आर इज इक्वल टू R2 माइनस R1। अब 0.1 और 2 के मिड में हमारे पास ये एक पॉइंट होगा, इस पॉइंट का अर्थ के सेंटर से जो डिस्टेंस है उसको मैंने स्मॉल r से रिप्रेजेंट किया है। और ये स्मॉल r किसके इक्वल होगा, अगर मैं R1 और R2 इन दोनों डिस्टेंस का एवरेज ले लूं तो मुझे उनके मिड वाला पॉइंट मिल जाएगा। तो मैंने R1 और R2 का एवरेज लिया R को फाइंड करने के लिए, तो वो हमारे पास होगा R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारे पास इस पॉइंट का डिस्टेंस आ जाएगा अर्थ के सेंटर से। अब हम डेरिवेशन को फर्दर आगे बढ़ाते हैं। तो इक्वेशन 2 से अगर हम R1 को एक साइड पे कर लें, क्यों साइड पे करना है अभी आपको समझ आ जाएगी, R1 को एक साइड पे कर लें और बाकी चीज़ें एक साइड पे कर लें, या फिर हम R2 को एक साइड पे कर लें और R1 को दूसरी साइड पर ले जाएं, तो हमारे पास इक्वेशन 2 आ जाएगी R2 हमारे पास ये आ जाएगा और ये R1 इधर जाके एडअप हो जाएगा। तो R2 इक्वल आ जाएगा R1 प्लस डेल्टा आर। इसको स्टूडेंट्स हम कह लेते हैं इक्वेशन 4। ये R2 की वैल्यू हम इक्वेशन 3 में पुट कर देते हैं, तो हमारे पास इक्वेशन 3 आ जाएगी। इक्वेशन 3 हमारे पास आ जाएगी R इक्वल्स R1, ये R1 आ जाएगा, प्लस में हमारे पास है R2, तो R2 की जगह हम ये वाली वैल्यू पुट कर देते हैं, तो वो आ जाएगी R1 प्लस डेल्टा आर। तो हमने इक्वेशन 2 से R2 को क्यों अलग किया था, क्योंकि हम R2 की वैल्यू यहाँ पे पुट करना चाहते थे। तो ये R1 और R1 हमारे पास आ जाएगा 2R1 प्लस डेल्टा आर डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा 2। अगर इस 2 को अलहदा कर दें दोनों के नीचे तो हमारे पास यही इक्वेशन आ जाएगी R इक्वल्स 2R1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस डेल्टा आर बाई 2। यहाँ से ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो R इक्वल आ जाएगा R1 प्लस डेल्टा आर बाई 2 के। अब हमें R नहीं चाहिए, हमें R स्क्वायर चाहिए जो हमने यहाँ पर पुट करना है, और हमने इस R स्क्वायर को मैंने आपको बताया था R1 और R2 की टर्म्स में लेके आना है।
तो इस जगह पे हमें आर स्क्वायर चाहिए, लिहाजा हम इस इक्वेशन की दोनों साइड्स पर स्क्वायर कर देंगे। तो यहां पे मैं लिखता हूं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो अगर हम दोनों साइड्स का स्क्वायर कर दें तो हमारे पास आ जाएगा आर स्क्वायर इक्वल्स टू, ये आ जाएगा R1 प्लस डेल्टा R बाई 2 का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहां हम एक फार्मूला अप्लाई करेंगे। आपने पढ़ रखा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो है वो इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे R1 हमारे पास a है, डेल्टा R बाई 2 हमारे पास b है, यानी हम ये वाला फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी आर स्क्वायर इक्वल्स टू a का स्क्वायर यानी R1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी डेल्टा R ओवर 2 का स्क्वायर, प्लस में हमारे पास आ जाएगा 2 फार्मूला वाला और इसके साथ आ जाएगा a हमारे पास है R1 और b हमारे पास है डेल्टा R बाई 2। तो ये हमने इस फार्मूला को ओपन कर दिया है। यहाँ स्टूडेंट्स हमारे पास ये वाला जो स्क्वायर है, अगर हम इसको अलग-अलग करें तो इसी इक्वेशन को हम लिखेंगे आर स्क्वायर इक्वल्स R1 स्क्वायर प्लस डेल्टा R स्क्वायर डिवाइडेड बाय हमारे पास 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा और प्लस हमारे पास बच जाएगा 2R1, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, लिहाजा हम यहाँ पे लिख सकते हैं R1 और साथ में आ जाएगा ये वाला डेल्टा R। अब स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि हमने पैचेस बहुत छोटे छोटे बनाए हैं, यानी हर पैच की जो लेंथ है वो बहुत स्मॉल है। तो फर्स्ट पैच 1 से 2 तक की लेंथ हमारे पास क्या है, डेल्टा R है। तो अगर डेल्टा R बहुत स्मॉल है तो छोटी वैल्यू का अगर हम स्क्वायर करें तो वो और ज़्यादा छोटी हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं 0.1 का स्क्वायर करूं या मैं 0.01 का स्क्वायर करूं तो वो 0.001 हो जाएगा, यानी कि छोटी वैल्यू का स्क्वायर करने से वो जीरो के नज़दीक जाती है, छोटी होना शुरू हो जाती है और स्क्वायर करने से। लिहाजा मैं यहाँ पे कह सकता हूँ चूंकि हमारे पास जो डेल्टा R है इज़ वेरी स्मॉल, वो बहुत छोटा डिस्टेंस है, लिहाजा स्टूडेंट्स हम डेल्टा R का जो स्क्वायर है उसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं, उसको हम ज़ीरो मान सकते हैं। तो जब ये वाला फैक्टर यहाँ से ज़ीरो हो जाएगा तो ये पूरी चीज़ हमारे पास ज़ीरो बन जाएगी। तो बाकी हमारे पास क्या बचेगा, बाकी हमारे पास स्टूडेंट्स बच जाएगा R स्क्वायर इक्वल्स ये R1 स्क्वायर प्लस ये फैक्टर ज़ीरो हो गया डेल्टा R स्क्वायर के ज़ीरो होने की वजह से, प्लस में हमारे पास आ जाएगा R1 डेल्टा R। यहाँ डेल्टा R किसके इक्वल है, डेल्टा R इक्वल है R2 माइनस R1 के। तो वो वाली वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो अगर मैं इक्वेशन 5 इसे बोल दूँ तो हम इक्वेशन 2 से डेल्टा R की वैल्यू इक्वेशन 5 में अगर पुट कर दें तो हमारे पास R स्क्वायर का नया रिलेशन आ जाएगा। तो पुट हम कर रहे हैं जी इक्वेशन 2 को इन इक्वेशन 5। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन 5 बन जाएगी R स्क्वायर इक्वल्स R1 स्क्वायर प्लस हमारे पास ये आ जाएगा R1 और डेल्टा R की जगह हम लिख देंगे R2 माइनस R1। इस R1 को मल्टीप्लाई करवा दें तो हमारे पास आ जाएगा R स्क्वायर इक्वल्स टू R1 स्क्वायर प्लस R1 R2 प्लस माइनस माइनस ये भी R1 ये भी R1, तो ये हो जाएगा R1 स्क्वायर। यहाँ से ये है प्लस का R1 स्क्वायर और ये है माइनस का R1 स्क्वायर, तो ये दोनों आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास R स्क्वायर का फाइनल रिलेशन आ जाएगा R1 R2, और यही मैंने आपसे कहा था कि हम R स्क्वायर को इस R स्क्वायर को R1 और R2 की टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास R स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी R1 R2। अब हम यही R स्क्वायर की वैल्यू जो है इसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास 1 से लेकर 2 तक ग्रेविटेशनल फोर्स ने जितना पार्टिकल पर वर्क किया होगा वो वर्क मिल जाएगा। तो इस इक्वेशन को
हम जहाँ पे हमने आर स्क्वायर को R1 R2 की टर्म्स में एक्सप्रेस किया है, इसको हम इक्वेशन 6 कह देते हैं। अब मैंने अभी आपको बताया हम आर स्क्वायर की वैल्यू को इस इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा वर्क डन 1 से 2 तक वो इक्वल होगा -GMM ओवर आर स्क्वायर की जगह हम पुट कर देंगे R1 R2 और साथ में हमारे पास था डेल्टा R और डेल्टा R हमें पता है R2 माइनस R1 के इक्वल है। तो ये मैंने डेल्टा R और R स्क्वायर की ये वाली वैल्यू जो है वो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दी तो हमारे पास 1 से 2 तक का वर्क आ गया। इस इक्वेशन को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आ जाएगा वर्क डन फ्रॉम 1 to 2 इक्वल्स टू -GMM। इस R1 R2 को इसके नीचे ले जाएं तो ये हमारे पास आ जाएगा R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय R1 R2। यहाँ से हम चाहें तो हम इस R1 R2 को दोनों के साथ अलग-अलग कर सकते हैं। तो यही रिलेशन हमारे पास आ जाएगा -GMM इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय R1 R2, यानी कि R1 R2 को हमने दोनों के नीचे अलग-अलग कर दिया है। यहाँ पे हमारे पास R2 और R2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ R1 और R1 कैंसिल हो जाएंगे। तो वर्क डन हमारे पास 1 से लेकर 2 तक उसका फाइनल रिलेशन हमारे पास आ जाएगा -GMM इंटू 1 ओवर R1, यहाँ R1 बच जाएगा माइनस और यहाँ हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर R2। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास पॉइंट 1 से लेकर 2 तक जाने में ग्रेविटेशनल फोर्स पार्टिकल पर जितना वर्क करेगी वो आ जाएगा। अब हमने अगले पैच का भी वर्क निकालना है 2 से 3 तक, फिर 3 से 4 तक और फिर लास्ट वाले पैच का वर्क डन फाइंड करेंगे। तो इससे अगले पैच का वर्क डन जो है वो हम यहीं से फाइंड आउट कर सकते हैं। हमने 2 पॉइंट्स यूज़ किए थे, पॉइंट 1 और 2। पॉइंट 1 का जो डिस्टेंस था सेंटर से वो R1 था और वो पहले आया, और पॉइंट 2 का अर्थ के सेंटर से जो डिस्टेंस था R2 वो बाद में आया। तो अगर हम 2 से 3 तक की बात करें तो हमारे पास आ जाएगा वर्क डन फ्रॉम 2 to 3 इक्वल्स -GMM, ये बिल्कुल वैसे ही आ गया। अब यहाँ पॉइंट 2 पहले है, यहाँ 1 पहले था तो R1 था। पॉइंट 2 का अर्थ के सेंटर से जो डिस्टेंस है वो आपको पता है R2 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 ओवर R2, दरमियान में आ जाएगा ये माइनस। यहाँ पॉइंट 2 था तो हमने लिखा -1 ओवर R2। यहाँ पॉइंट 3 है तो हम यहाँ लिखेंगे 1 ओवर R3। तो ये हमारे पास जो है वो पॉइंट 2 से 3 तक जितना ग्रेविटेशनल फोर्स ने पार्टिकल पर वर्क किया होगा वो आ जाएगा। अब अगर हम लास्ट वाले पैच की बात करें तो लास्ट वाला पैच हमारे पास क्या होगा, तो स्टूडेंट्स देखें ज़रा, लास्ट वाला पॉइंट हमारे पास है N, तो N से पिछला पॉइंट जो है हमारे पास वो क्या आएगा, ये हमारे पास लास्ट वाला पैच होगा। अब हमारे पास जो फर्स्ट वाला पैच था उसमें ये पॉइंट हमारे पास फॉर एग्जांपल 2 था और ये पॉइंट हमारे पास 1 था, यानी 2 में से अगर हम 1 माइनस करें तो हमारे पास पिछला पॉइंट आ जाता था। तो यहाँ भी अगर हम n में से 1 माइनस कर दें तो हमारे पास ये वाला पॉइंट आ जाएगा और वो होगा n-1। तो लास्ट वाला पैच क्या आएगा, n-1 से लेकर n तक। तो लास्ट वाले पैच में हमारे पास वर्क डन आ जाएगा वर्क डन फ्रॉम n-1 टू n, वो इक्वल होगा -GMM इंटू 1 ओवर Rn-1, यानी इस पॉइंट का जो अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस है वो हमारे पास होगा Rn-1, लिहाजा मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ 1 ओवर Rn-1, दरमियान में ये माइनस आ जाएगा और इधर हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर Rn। तो ये हमारे पास वो वर्क डन होगा जो ग्रेविटेशनल फोर्स ने पार्टिकल को लास्ट वाले पैच में मूव करवाने के लिए किया होगा। और मैंने आपको बताया था कि हम हर पैच का अलग-अलग वर्क निकालेंगे और फिर तमाम वर्क की वैल्यूज को एड अप कर देंगे।
तो अगर इन तमाम वर्क की वैल्यूज को हम एडअप करें तो हमारे पास टोटल वर्क आ जाएगा जो कि पॉइंट 1 से लेकर पॉइंट n तक जाने में ग्रेविटेशनल फोर्स ने पार्टिकल पर किया होगा, यानी इन्फिनिटी तक जाने के लिए किया होगा। तो इन तमाम वैल्यूज को अगर हम ऐड कर दें तो हमारे पास टोटल वर्क आ सकता है। तो उसको हम लिखेंगे वर्क डन टोटल इक्वल होगा 1 से 2 तक का वर्क प्लस 2 से 3 तक का वर्क और प्लस लास्ट वाला हमारे पास ये पैच आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स इन सब में मैं अगर देखूं तो मुझे GMM और माइनस कॉमन नज़र आ रहा है। यहाँ भी माइनस GMM है, यहाँ भी माइनस GMM है, यहाँ भी माइनस GMM है। तो जब ये सारी वैल्यूज ऐड होंगी तो सब में से मैं माइनस GMM को कॉमन निकाल लेता हूँ। ब्रैकेट्स में हमारे पास क्या आ जाएगा, पहले पैच में हमारे पास माइनस GMM के साथ क्या है 1/R1 माइनस 1/R2। तो यहाँ आ जाएगा माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। प्लस किया था हमने सबको, दरमियान में प्लस होगा और साथ में दूसरे पैच के लिए माइनस GMM तो कॉमन बाहर चला गया तो बाकी बच जाएगा 1/R2 माइनस 1/R3। लिहाजा हम यहाँ लिख सकते हैं 1/R2 माइनस 1/R3। इसी तरह हम अगले पैच की बात करेंगे। अगर हम लास्ट वाले पैच की बात करें तो उसमें से भी माइनस GMM बाहर निकल गया तो हमारे पास बाकी क्या बच जाएगा, सिर्फ ये वाला फैक्टर बच जाएगा। तो प्लस में हमारे पास आ जाएगा 1/Rn माइनस 1 और दरमियान में ये माइनस 1/Rn। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास तमाम वर्क की वैल्यूज को ऐड करने के बाद ये रिलेशन आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें, ये हमारे पास है माइनस 1/R2, ये हमारे पास है प्लस 1/R2। तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। सिमिलरली स्टूडेंट्स देखें, माइनस 1/R2 के फौरन बाद क्या है, प्लस का 1/R2। ये हमारे पास माइनस का 1/R3 है तो इससे आगे क्या होगा, प्लस 1/R3। तो ये माइनस 1/R3 अगले प्लस 1/R3 के साथ कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली 1/R2 प्लस का है, इसके पीछे माइनस का 1/R2 है तो ये हमारे पास प्लस का 1/Rn माइनस 1 है तो इसके पीछे हमारे पास माइनस का 1/Rn माइनस 1 होगा। लिहाजा ये वाला फैक्टर भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास बाकी बच जाएगा वर्क डन टोटल इक्वल होगा माइनस GMM ये आ जाएगा और ब्रैकेट में बच जाएगा 1/R1 माइनस 1/Rn। दरमियान वाले सारे जो हैं वो एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे। अब हमने कहा था कि पॉइंट n जो है वो इन्फिनिटी पे है, यानी आउटसाइड ग्रेविटेशनल फील्ड है। लिहाजा हम पॉइंट n के अर्थ के सेंटर से जो डिस्टेंस है जिसको हम Rn बोल रहे हैं उसको हम इन्फिनिटी के इक्वल रख सकते हैं। तो Rn हमारे पास इन्फिनिटी पे होगा, क्यों, क्योंकि पॉइंट n जो है वो एट इन्फिनिटी है यानी आउटसाइड ग्रेविटेशनल फील्ड है। तो इस इक्वेशन में हम Rn की वैल्यू इन्फिनिटी पुट कर देते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा वर्क डन टोटल इक्वल्स टू माइनस GMM 1/R1 ये माइनस ये और 1/Rn की जगह हम इन्फिनिटी पुट कर देंगे। तो स्टूडेंट्स 1/इन्फिनिटी 0 के इक्वल होता है। याद रखिएगा, किसी भी वैल्यू के नीचे अगर इन्फिनिटी आ जाए डिनोमिनेटर में तो वो वैल्यू 0 हो जाती है। तो 1/इन्फिनिटी अगर 0 हो जाए तो हमारे पास यहाँ पर सिर्फ 1/R1 बच जाएगा। तो इसी वर्क डन को हम जो है वो एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। और किस पॉइंट पर पार्टिकल की एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे, पॉइंट 1 पर, क्योंकि यहाँ पर R1 है। और याद करें हमने पार्टिकल को पॉइंट 1 से ही उठाकर इन्फिनिटी तक लाना था। लिहाजा वर्क डन हमारे पास जो है वो एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो जाएगा। इसको हम UG से रिप्रेजेंट करते हैं और ये इक्वल होगी माइनस GMM/R1। ये पॉइंट 1 पर एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है क्योंकि यहाँ पर R1 है। अगर हम इसको जनरलाइज कर दें, यानी अगर हम पॉइंट 2 से उठाते हैं तो इधर R2 आ जाएगा, पॉइंट 3 से n तक पार्टिकल को लेके जाते हैं तो यहाँ R3 आ जाएगा। यानी कि जो हम पॉइंट सिलेक्ट करेंगे उसका अर्थ के सेंटर से जो डिस्टेंस है वो यहाँ आता जाएगा। तो अगर इसको हम जनरलाइज कर दें तो यहाँ हमारे पास पॉइंट को हम R लिख सकते हैं। तो R हमारे पास उस पॉइंट का अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस होगा जहां से हम पार्टिकल को उठा के इन्फिनिटी तक लेके जाएंगे। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो रिलेशन आ जाएगा एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का।
इस टॉपिक का जो बाकी पार्ट है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे और उसमें हम काफ़ी कॉन्सेप्ट्स को जिनका इस रिलेशन के साथ ताल्लुक़ है क्लियर करेंगे।